और शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर से हड़कंप मचा है। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर से। देखिए जरा यह तस्वीर ध्यान से देखिए जरा। यह टोपी वाला शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कह रहा है। इसने प्रधानमंत्री मोदी के कान में क्या कहा यह आपको बताएंगे, लेकिन इस तस्वीर से आखिर हड़कंप क्यों मचा है? इस तस्वीर से आखिर डर किसको है? इस तस्वीर से आखिर घबराहट किसको है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में इस टोपी वाले शख्स का बोलना लोगों को पसंद नहीं आया? क्यों पसंद नहीं आया, यही बड़ा सवाल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टोपी वाले शख्स की तस्वीर को लेकर विपक्ष के नेता बेचैन हो गए। सोचिए, सालों तक मोदी और मुसलमानों के बीच खोदी गई खाई कहीं पट ना जाए, यह डर सताने लगा है। कभी मुसलमानों को मोदी का खौफ दिखाकर वोट लेने वाले सबसे ज्यादा परेशान हैं। इस तस्वीर को देखकर आजादी के बाद से ही देश के मुसलमानों का वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल किया गया। सभी पार्टियों ने उनके वोट को लेकर तमाम हथकंडे अपनाए और सालों तक कुर्सी का मजा लिया, लेकिन देश के मुसलमानों की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अब इस तस्वीर के बहाने मुस्लिम वोट पर अपना हक जमाने की कोशिश शुरू हो गई। विपक्ष को इस तस्वीर पर भी ऐतराज है। आखिर मोदी के साथ टोपी वाले मुसलमान की तस्वीर कैसे हो सकती है? विपक्ष को सबसे ज्यादा परेशानी है। तो मैं आज 70 सालों से मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझने वालों का मुखौटा उतारूंगा। मोदी की इस तस्वीर पर घमासान। जुल्फिकार ने पीएम मोदी के कान में क्या कहा? बंगाल चुनाव के दौरान वायरल तस्वीर का राज क्या है? पीएम मोदी ने जुल्फिकार से क्या कहा? बंगाल चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी और जुल्फिकार की इस तस्वीर ने सियासी तूफान मचा रखा है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुल्फिकार के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और दोनों के बीच बातचीत हो रही है। जुल्फिकार अली पीएम मोदी के कान में कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं और पीएम मोदी ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान जुल्फिकार ने नमाजी टोपी पहनी हुई थी। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इस तस्वीर के बहाने विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल ये 3 अप्रैल की तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान यह तस्वीर ली गई थी। पीएम मोदी और जुल्फिकार के बीच 40 सेकंड की बात हुई। पीएम मोदी ने जुल्फिकार से पूछा वो क्या बनना चाहते हैं। इसके बाद जुल्फिकार ने पीएम मोदी से कहा कि वो उनके साथ फोटो लेना चाहते हैं और इसके बाद पीएम मोदी के साथ जुल्फिकार की ये फोटो सामने आई और फिर चुनावी मौसम में देखते ही देखते वायरल हो गई। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि यह तस्वीर सियासतदानों को हजम नहीं हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है। सबसे ज्यादा यह तस्वीर अगर किसी को चुभी है तो वो ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी ने इस तस्वीर के बहाने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने मुस्लिम व्यक्ति के प्रधानमंत्री मोदी के कान में कुछ कहने को लेकर तंज कसा। भड़काऊ भाईजान ने अपनी रैली में बोला, आखिर टोपी वाले ने पीएम मोदी के कान में क्या कहा होगा? ओवैसी ने कहा कि इस मुस्लिम शख्स ने पीएम मोदी के कान में कहा होगा कि पीएम मोदी जी, मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। ओवैसी ने सीए और एनआरसी को भी इस तस्वीर से जोड़ दिया और कहा कि इस टोपी वाले ने मोदी से कहा कि मोदी जी, हम कागज नहीं दिखाएंगे। इसके बाद खुद को मुस्लिम वोटरों का मसीहा समझने वाले ओवैसी ने यह अंदाजा लगा लिया कि इस शख्स ने पीएम मोदी के कान में कहा कि हम ट्रिपल तलाक कानून नहीं मानते। तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तो हम बोले तुम सुनोगे? तो बोले बोलो। मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी, मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा, मोदी जी, हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को?
तो उसने कहा मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, जिनमें छटपटाहट है, सबसे ज्यादा डर और घबराहट है कि आखिर कैसे एक टोपी वाले मुसलमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर ली। इसलिए मजाक उड़ा रहे असदुद्दीन ओवैसी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में दरअसल वो शख्स क्या कह रहा था। दरअसल मस्खरी बनाकर इसको हल्का करना चाहते हैं ओवैसी, क्योंकि उनकी दाल बंगाल में गलने वाली नहीं है। अब देखिए जरा, जुल्फिकार ने, वो शख्स जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में दो शब्द कहे, उस शख्स ने ओवैसी के से सवाल किए हैं। उस शख्स ने ओवैसी के बयान पर, ओवैसी के आरोप पर ओवैसी की धज्जियां उड़ा दी। सुनिए जरा। उनको सिर्फ एक ही बात बोलिए कि अगर वो सचमुच में मुसलमान के हमदर्द हैं तो बोले ट्रिपल तलाक कानून का मैं भी उस वक्त समर्थन कर दूंगा। हाँ भाई, शादी करो और तलाक दो, जब तक दिल चाहे तब तक शादी करो, तब तक तलाक दो। अगर वो एक महिला को तलाक होने के बाद बोले कि इस जगह आपका रहने का जगह है और महीने का मैं 50,000 आपका मंथली बांध दिया हूं, मैं अपने पास से दूंगा, कि मैं उस दिन कागज नहीं दिखाऊंगा। अगर वो कहीं भी ट्रैवल करते हैं और वो उस दिन विदाउट आईडी के ट्रैवल कर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में, फ्लाइट में, ट्रेन में, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। उस दिन से मैं भी कागज नहीं दिखाऊंगा। तो जुल्फिकार ने खुद असदुद्दीन ओवैसी से सवाल कर लिया कि भाईजान बताइए, कागज तो मेरे पास हैं और मैं सारे कागज दिखा दूंगा, कागज तो दादाजी के भी दिखा सकता हूं, लेकिन ट्रिपल तलाक पर आप क्या कहेंगे, वो पूछा जुल्फिकार ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर जुल्फिकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कहा क्या बात की उन 40 सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुल्फिकार ने। सुनिए। दूसरे व्यक्ति मैं था, तो वो आए और मुझसे कंफर्म किया कि आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा जुल्फिकार अली। उसके बाद वो उनके मन में शायद कुछ अच्छा लगा, तो वो फिर मुझसे पूछे और बताइए क्या बनना चाहते हो आप। मैंने उनको जो वर्ड कहा कि मैं ना काउंसलर बनना चाहता हूँ, ना मैं एमएलए बनना चाहता हूँ, ना मैं एमपी बनना चाहता हूँ, मैं राष्ट्र हित में देश की सेवा करना चाहता हूँ, देश हित। तो वो बहुत एक्साइटेड होकर मेरे कंधे पे हाथ रखकर उन्होंने कहा कि अच्छा। उसके बाद मैंने कहा मेरा एक तमन्ना है, इच्छा है। तो उन्होंने कहा हाँ कहिए। तो मैंने कहा कि सर मैं आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहता हूँ। तो उन्होंने 3 बार मुझे कैमरे की तरफ दिखाया कि आप देखिए वहाँ देखिए। तो मैं उनको चेहरा ही देख रहा था और उसके बाद यही हुआ कि वो फोटो उन लोगों ने खींच के चले गए और मैं सोचा कि मेरे मोबाइल में सेल्फी हुआ ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, अब क्या होगा। पर लास्ट 30 मिनट के बाद मुझे कॉल आना शुरू हो गया कि अरे आप तो वायरल हो गए, मोदी जी ने खुद पोस्ट कर दिया, ऐसा हो गया। मुझे बिलीव नहीं हुआ था। तो जुल्फिकार को आपने सुना, उसने करारा जवाब दिया असदुद्दीन ओवैसी को। पीएम मोदी की टोपी वाले मुसलमान के साथ फोटो देखकर भाईजान को डर लग रहा है। जिस मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर उनकी सियासत की दुकान चल रही है, उनका झुकाव पीएम मोदी की तरफ बढ़ा है और यही बात असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसलिए ओवैसी इस मस्खरी के बहाने, मजाक के बहाने, तंज के बहाने पीएम मोदी की टोपी वाले मुसलमान के साथ तस्वीर को दरअसल हल्का करके दिखाना चाहते हैं। ओवैसी बंगाल की 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 7 सीटों पर उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। और यही ओवैसी सुबह शाम बीजेपी से पूछते हैं कि आपने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है और कितने। इनको पूरे बंगाल में एक भी हिंदू कैंडिडेट नहीं मिला। इसलिए इस तस्वीर के बहाने अमित शाह ने अब ओवैसी से सीधे सवाल कर लिया। चलिए, ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणी पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूँ वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा। चलिए, ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणी पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूँ वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा।
तो बंगाल चुनाव में दरअसल एम फॉर्मूले पर सबकी नजर है। ममता बनर्जी, जिसे अपना वोट बैंक समझती हैं, खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझती हैं और खुद मंच से बोल भी चुकी हैं कि मुसलमान एकजुट होकर वोट करें। अब उस मैदान में कूद गए असदुद्दीन ओवैसी। कल जो चुनाव होने वाले हैं जिन सीटों पर, उनमें सभी सीट वो हैं 7 सीटें जिसमें खुद असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस एम फैक्टर की लड़ाई में बेशक मुसलमानों की जिंदगी ना बदली हो, मुसलमानों का विकास ना हुआ हो, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कुछ ना किया हो इन नेताओं ने, लेकिन उनके वोट के लिए जरूर बराबरी से लड़ते हैं और कल भी यही होगा। देखिए रिपोर्ट। আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে, আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। वोट डिवाइड नहीं होना तो क्या आप क्या ठेकेदार है? क्या हम मुसलमान क्या आपके गुलाम हैं? क्या आप हमारे मास्टर हैं कि आप बोल रहे हैं? ये तो गलत बात है। उनका ये फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी है। बंगाल के सियासी युद्ध में मुसलमानों को लेकर संग्राम मचा है। कांग्रेस हो या लेफ्ट या फिर बीजेपी या टीएमसी, सभी नजरें मुस्लिम वोटरों पर टिकी हुई हैं। टीएमसी मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो मंच से ही मुसलमानों के न बिखरने की गुहार लगा चुकी हैं। হায়দ্রাবাদ থেকে বিজেপির এক বন্ধু এসছে আর ফুরফুরা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। तो ममता मुसलमानों से वोट की अपील कर रही हैं, तो वहीं अब मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी भाईजान भी मैदान में उतर आए हैं और ममता से पूछ रहे हैं कि दीदी आपने मुस्लिमों के लिए किया क्या है? ममता बनर्जी ने क्या किया मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए? आपने वादा किया था कि हिंदुत्व को रोकेंगे। आप तो 18 जीत गए यहाँ पर बीजेपी, हम भी नहीं लड़े, 18 जीत गए। ममता बनर्जी जो है मुसलमानों को एक गाय समझती है, मगर हुआ क्या कि दूध भी वो पी लिए और जो मिष्टी दोई था वो भाईपो लेके चले गए। तो इनका तो कुछ है ही नहीं ना, तो सिर्फ डराना कि यूनाइटेडली वोट दो वरना एनपीआर एनआरसी आ जाएगा। क्या मतलब एनपीआर एनआरसी आएगा? बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोट काफी अहमियत रखता है। कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सीटों के लिहाज से बात करें तो लगभग 100 सीटों पर उनका एक तरफा वोट जीत और हार तय कर सकता है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटर कुछ इलाकों में केंद्रित ही नहीं बल्कि जगह जगह फैले हुए हैं। तो ये सब बंगाल के मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा ठेकेदार हूं, ममता कह रही है मैंने तुम्हारे लिए बदलाव और विकास लेकर आई हूं, तो हमें वोट दो। लेकिन आपको बंगाल के मुसलमान की हकीकत मैं दिखा रहा हूं। बंगाल में 30% मुसलमान आबादी है, लेकिन बंगाल में मुसलमानों की हालत क्या है देखिए जरा। आपके सामने जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, 47% मुस्लिम गांव में रहते हैं बंगाल में। हालत यह है, न सिर्फ 47%, 38% जो घर है मुस्लिम घर, पूरा परिवार, उनकी मासिक आय सिर्फ 2500 रुपए, 2500 रुपए महीना मासिक आय है। यह बंगाल के मुसलमान की हालत। 80% मुस्लिमों के मासिक आय 5000 रुपए है, यानी 80% बंगाली मुस्लिम 5000 रुपए महीना कमाते हैं। 3.4% मुसलमानों की आय 15000 या उससे ज्यादा है। अब आप खुद बंगाल में मुसलमानों की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिर भी सब मुसलमानों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आज तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया जिन्होंने, वो सब दरअसल मोदी के नाम से डराकर, बीजेपी का खौफ दिखाकर वोट लेते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। 5 साल के लिए दोबारा वापस आते हैं 5 साल बाद और वोट मांगने आ जाते हैं दोबारा। जी हां, सवाल यही है कि 5 साल बाद इन्हें मुसलमानों की याद आती है और यह सिर्फ ना बंगाल में बल्कि पूरे देश में मुसलमानों का हाल ये। अब जरा यह समझते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर देश में 70 सालों से हो रही सियासत की वजह क्या है। दरअसल भारत में मुसलमानों की संख्या करीब 20 करोड़, ब्रिटेन, स्पेन और इटली की जनसंख्या के बराबर। और यही वजह है
कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भारत में आजादी के बाद से सियासत हो रही है। मुसलमानों का रहनुमा नंबर 1 कौन, इसको लेकर हर चुनाव में जंग छिड़ती रही, चाहे वो मौजूदा बंगाल हो या फिर आजादी के बाद का पहला आम चुनाव। हर चुनाव में वादे दावे, मुस्लिमों की किस्मत बदलने की बात हुई, लेकिन हालात बद से बदतर। साक्षरता दर में मुस्लिम समाज पीछे छूट गया, राष्ट्रीय औसत से भी पीछे है, राष्ट्रीय औसत से भी पीछे है मुसलमान। पढ़ाई शुरू हुई तो हायर एजुकेशन तक पहुंचने वालों का आंकड़ा कम हो गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपको याद होगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से पहली बार देश को मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का पता चला था। सच्चर कमेटी ने 10 बड़ी सिफारिशें की थी। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोले जाए, 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, रोजगार के लिए मदरसों को हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से जोड़ने की बात कही गई थी। साथ ही वक्फ संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी। लेकिन आज तक क्या हुआ? बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि पूरे देश में जब चुनाव होता है तो नेता आगे आकर कहते हैं कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूं, मैं रहनुमा हूं, वोट दीजिए। उसके बाद याद कीजिए आपकी चौखट पर कौन वापस आया था। आज मुसलमान समाज की अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप तो 80 की बात कर रहे हो, मैं तो 90 की बात कर रहा हूँ। बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। ये मेरी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील है। तो ये वो नेता हैं जो हर चुनाव में मुसलमानों के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन देश में मुसलमानों की स्थिति क्या है पूरा देश जानता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सचिन वाजे की। वाजे तलोजा जेल में, तलोजा जेल में वाजे की रात तलोजा जेल में कटेगी और वाजे 23 अप्रैल तक तलोजा जेल में रहने वाला है। तलोजा जेल, वही तलोजा जेल। तस्वीरें आपके सामने, सचिन वाजे को आप देख रहे हैं। सचिन वाजे जो कि गाड़ी में तलोजा जेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तलोजा का गेट आपको दिखाएंगे हम। ये सचिन वाजे आपको दिख रहे हैं। सचिन वाजे अब तलोजा जेल में रहेंगे, रात वहीं गुजरेगी। कैसे रहेंगे सचिन वाजे आपको दिखाएंगे, लेकिन सचिन वाजे जेल में बहुत कुछ याद करेंगे, बहुत सी साजिशें याद करेंगे। अगर मैं दिखाऊं कि सचिन वाजे बेशक तलोजा जेल चले गए, लेकिन एक और तस्वीर कि कैसे सच्चाई की जीत हुई और साजिश की हार हुई। ये सच्चाई की जीत की तस्वीरें हैं, तलोजा जेल के बाहर की तस्वीरें हैं, सच्चाई की जीत की तस्वीरें। आइए अब आपको दिखाते हैं कि वाजे आखिर तलोजा जेल में कैसे रहेगा, कैसे रखा जाएगा। और अब वो महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियों में घूमना, 5 स्टार होटल में रहना, ये सब तलोजा जेल में नहीं मिलने वाला। देखिए रिपोर्ट। तलोजा जेल सचिन वाजे का नया ठिकाना। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सचिन वाजे जहां पर तलोजा जेल में पहुंच चुके हैं। सच्चाई की हुई जीत। तलोजा की सलाखों में सचिन वाजे। साजिश की हुई हार। जब वक्त का पहिया घूमता है, हर षड्यंत्रकारी का नंबर आता है। आज मैं स्टूडियो में हूं और सचिन वाजे तलोजा जेल पहुंच गया है। मैं जानता हूं दोस्तों, सब कभी हारता नहीं। सच के आगे साजिश को घुटने टेकने नहीं पड़ते। सचिन वाजे का अब नया पता है तलोजा जेल। वाजे का नया ठिकाना है तलोजा जेल की हवालात। एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, क्योंकि झूठ कभी जीतता नहीं और सच कभी हारता नहीं। सचिन वाजे जो खुद को नियम, कायदे, कानून, संविधान से ऊपर समझने लगा था, खुद को पूरे मुंबई के बॉस होने की गलतफहमी पाल चुका था, आज अंजाम तक पहुंच गया तलोजा जेल।
ये तलोजा जेल का गेट है। अब से कुछ वक्त पहले सचिन वाजे को तलोजा में लाया गया और वाजे को अब इसी जेल में रहना होगा। एंटीलिया साजिश और मनसुख हिरेन हत्या के आरोप में सचिन वाजे को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अर्नब गोस्वामी देखिए जेल से बाहर आ रहे हैं। तलोजा जेल में 3 दिन रहने के बाद अर्नब गोस्वामी निकल रहे हैं। सचिन वाजे की साजिश हार गई। षड्यंत्र की हवा निकल गई और वाजे खुद अपने बुने चक्रव्यूह में ऐसे फंसा कि खुद तलोजा जेल जाना पड़ गया। खुद को मुंबई के सबसे ताकतवर पुलिस अधिकारी समझने वाले वाजे की रात और दिन तलोजा में कटेगी। वाजे अब जेल की हवा खाएगा। वाजे 14 दिन जेल में रहेगा। आरोपों की गंभीरता के हिसाब से आगे भी जेल में रहना पड़ सकता है। वाजे को तलोजा जेल में अलग सेल में रखा जाएगा। वाजे को आज अपना हर किया याद आ रहा होगा। कैसे वो मुंबई में अपना राज चला रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था, लेकिन उसके दिन लद गए। आज की रात तलोजा में वाजे को नींद नहीं आएगी। तलोजा के इस गेट से जेल लगभग 800 मीटर अंदर है, लेकिन आज वाजे को जेल की ही रोटी खानी पड़ेगी, जेल का ही पानी पीना पड़ेगा। 5 स्टार में रहने वाला और वसूली के पैसों से करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाले वाजे की आज नींद उड़ने वाली है। वाजे को तलोजा जेल उसकी हर साजिश की याद दिलाएगी। उसके झूठ और फरेब उसको तलोजा में सोने नहीं देंगे। यही साजिश की हार है और सच की जीत। भारत माता की! ये भारत की लोगों की जीत है। वंदे! वंदे! भारत माता की! तो सारे गुनाहों का हिसाब होगा। वाजे के हर गुनाह का हिसाब होगा, हर साजिश का हिसाब होगा, हर षड्यंत्र का जवाब देना होगा। अब वाजे तलोजा जेल में रहेगा। वाजे की डायरी एक एक राज खोल रही है। वाजे की डायरी में कौन से राज है आपको दिखाते हैं, आइए। वाजे की डायरी वसूली का बही खाता, डायरी में वसूली का पूरा हिसाब है। अब इस डायरी से खुलेगा तो वसूली के कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। वो कोडवर्ड वाजे की सारी साजिश खोल देंगे। पब और बार से वसूली का जिक्र है, कैसे वसूली की जा रही थी पब और बार से। ठाणे नवी मुंबई के पब बार के बाकायदा नाम भी उसमें शुमार है। हर महीने की वसूली का लेखा जोखा इस डायरी में लिखा हुआ है। आपको बताऊं, डायरी में लॉटरी कारोबार का भी जिक्र है कि आखिर कैसे ये लॉटरी कारोबार चल रहा था। ये वाजे की डायरी में सब कुछ है, लेकिन सवाल ये है कि वाजे अब जेल में रहेगा और बाहर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दरअसल वाजे के गुनाह के हर सबूत के जरिए वाजे को शिकंजे में रखेंगी और वाजे सलाखों के पीछे रहे अपने जुर्म के लिए इसकी हर मुमकिन कोशिश करेंगी। लेकिन आपको साथ साथ मैं बताऊं कि आखिर वाजे न सिर्फ वाजे बल्कि एक बड़ी साजिश और रची जा रही थी। उस साजिश में कौन शुमार है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। उस साजिश में सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा मिलकर, ये देख रहे हैं तस्वीरें आप, प्रदीप शर्मा रोज एनआईए के सामने हाजिरी लगा रहे थे। प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे मिलकर एक और साजिश रच रहे थे। जी हां, एक और साजिश, न सिर्फ एक साजिश बल्कि एक और साजिश रच रहे थे। एंटीलिया की तरह ये साजिश रच रहे थे। आपको बताते हैं आखिर वो साजिश कौन सी थी जो सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा मिलकर रच रहे थे। जी हां, आपके सामने वो साजिश मैं बताने जा रहा हूं। ये है वो एक और साजिश, ये है वो एक और साजिश वाजे रच रहा था, एक और कॉन्स्पिरेसी। क्या क्या शामिल था इसमें मैं आपको बताऊं। इसमें प्रदीप शर्मा वाजे के साथ शामिल था। इसको मैं जल्दी से आगे बढ़ाऊं तो आपको बताऊं कि एंटीलिया से भी बड़ी साजिश का प्लान था। जी हां, एक और बड़ी साजिश, दूसरी साजिश में एंटीलिया से जुड़ी हुई थी। जो दूसरी साजिश थी, अंधेरी में वाजे और प्रदीप की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में एक और कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र के बारे में ये बातचीत कर रहे थे। मुलाकात की वीडियो फुटेज सामने आ गई है जो अंधेरी में मिले हैं ये दोनों। जी हां, ये दोनों अंधेरी में मिले हैं, वो साजिश सामने आ गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं और सुनिए जरा। सचिन वाजे अब जेल में रहेगा, सलाखों में रहेगा। सचिन वाजे को बहुत कुछ पुराना इल्म और याद आएगा। सुनिए जरा एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने इस पर क्या कहा। यूटीएन मीडिया का सचिन वाजे, तक वालों का सचिन वाजे, तक वालों का सचिन वाजे। क्यों तक वालों?
है ना आपका सचिन वाजे, था ना आपका सचिन वाजे, क्यों तकवा लो, रहेगा ना आपका सचिन वाजे। अरे तकवा लो, कुछ तो करो, आपका सचिन वाजे तलोजा जेल पहुंच गया है। यही वही तलोजा जेल है तकवा लो, जहां मैंने कई दिन बिताए थे। अरे तकवा लो, कुछ तो बोलो। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बड़ा बलवान होता है तकवा लो। सबका नंबर आएगा तकवा लो, आपका भी आएगा। जब वक्त का पहिया घूमता है, याद रखो तकवा लो, हर षड्यंत्रकारी का नंबर आता है। आज मैं स्टूडियो में हूं और सचिन वाजे तलोजा जेल पहुंच गया है। एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन आज ये तक वाले खामोश हैं। देशवासियों, मैं पूछना चाहता हूं, वाजे की तलोजा यात्रा की खबर के बारे में आज तक वाले क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? मैं जानता हूं दोस्तों, सच कभी हारता नहीं है। सच के आगे साजिश को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। देशवासियों, आज मेरे खिलाफ साजिश रचने वाले हार गए। आज तक वाले हार गए। ये लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं दोस्तों। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद अब काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा गर्मा गया है। गुरुवार को वाराणसी की एक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई का आदेश दिया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वहां पहले मंदिर था। कोर्ट ने इसके लिए एएसआई की 5 सदस्यीय कमेटी बनाने को भी कहा था, जिसमें 2 मुस्लिमों को शामिल करने का फरमान था। कोर्ट ने यह आदेश हिंदू पक्ष की दलील सुनने के बाद दिया था, लेकिन कोर्ट के इस आदेश से मुस्लिम बिरादरी के लोग संतुष्ट नहीं और वो आगे की रणनीति बना रहे हैं कि उसे चैलेंज करेंगे कोर्ट। और आइए आपको जल्दी से बता देते हैं पूरा मसला है क्या, क्योंकि एक पसोपेश की स्थिति, एक कंफ्यूजन है कि ये मसला है क्या, आखिर ज्ञानवापी पे हुआ क्या है। जल्दी से आपको बताएं, 1669 में मंदिर तोड़ा गया, ऐसा कहना है एक पक्ष का। जी हां, यह कहना है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, यह दावा किया गया कोर्ट के अंदर। मस्जिद के नीचे आज भी मूर्तियां हैं, यह क्लेम किया जा रहा है। 100 फीट का ज्योतिर्लिंग मौजूद है। इन दावों के साथ कोर्ट गए, ज्योतिर्लिंगों को पत्थरों से ढका गया है। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दरअसल यही जानने के लिए कहा है। एक कमेटी बनाई है जिसमें 5 सदस्य होंगे, 2 मुसलमान भी होंगे उसमें। देखिए रिपोर्ट। सर्वे से निकलेगा सच। क्या काशी में था मंदिर? क्या मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद? ज्ञानवापी मस्जिद की होगी खुदाई। कोर्ट के ऑर्डर के बाद माहौल गर्म। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा अयोध्या की विवादित बाबरी मस्जिद की तर्ज पर अब आगे बढ़ चुका है। अयोध्या में राम मंदिर है या नहीं, इस नतीजे पर पहुंचने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को अहम आधार बनाया था। अब वाराणसी की एक कोर्ट का ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई करने
और एएसआई को यह पता लगाने का आदेश देने की वहां मंदिर था या नहीं। कोर्ट के इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष इस मामले को ऊपरी अदालत में ले जाने की तैयारी कर रहा है। जज साहब ने यह ऑर्डर कर दिया है एएसआई को कि वो वहाँ की खुदाई करे और खुदाई करके ये बताए कि वहाँ मंदिर था कि नहीं था। तो ये फैसला कतई उस 1991 के एक्ट के ख़िलाफ़ है, जिस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट बहुत तफसील से गौर कर चुका है बाबरी मस्जिद के मुकदमे में। अब जजमेंट का कॉपी हमें प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर उसकी स्टडी करने के बाद आगे क्या हमें करना है, उसके आगे हमें रिवीजन करना है, रीड करना है, क्या करना है, तब बाद में हम तय करें। फैसला जो किया है, सर्वे एप्लीकेशन उनकी स्वीकार किया है पुरातत्व विभाग से सर्वे करने के लिए, वो एट दिस स्टेज सही नहीं थी। अब आगे जो इसकी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। दरअसल काशी विश्वनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी अगल बगल है। अयोध्या की तर्ज पर हिंदू समाज लंबे समय से मांग उठाता रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक हिंदू धर्म स्थान है और इसे हिंदुओं को सौंपा जाए, लेकिन अब तक कुछ ठोस नहीं हुआ था। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब जहन में बहुत से लोगों के चल रहा है क्या एक बार फिर से अयोध्या जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि 1991 में, बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान से समझना, 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ। जी हां, नरसिम्हा राव सरकार ने लागू किया था ये एक्ट। धर्म स्थलों को यथास्थिति रखने का ये एक्ट है, यानी जो धर्म स्थल है 1947 से पहले के उन्हें की यथास्थिति रहे। 15 अगस्त 1947 तक के धर्म स्थलों पर यह लागू होगा, यानी उनमें कोई फेरबदल, कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। इसलिए इस कानून को बनाया गया था। बाबरी मस्जिद विवाद को इससे बाहर रखा गया था, अलग रखा गया था सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को। लेकिन आपको बताएं कि अब इस सुप्रीम कोर्ट में असंवैधानिक घोषित करने की मांग हुई है। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है, लेकिन इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सुनिए जरा कैसे इस पर सियासत हावी हो गई है। जी हां, आपको बताऊं कैसे इस पर नेता असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हमला कर रहे हैं। सुनिए जरा। मथुरा और काशी की भी खुदाई हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट का आदेश स्वागत योग, और कोर्ट ने जो कहा सरकार को भी पार्टी बनाई है, स्वागत योग है। बहुत बहुत साधुवाद कोर्ट को। औरंगजेब के आदेश पर वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद ज़बरदस्ती बनाई गई थी, और निश्चित रूप से वो दूर नहीं जब काशी विश्वनाथ के भगवान के बगल से जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से वो हटा दिया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड और उस पक्षकारों ने कहा है कि काशी ज्ञानवापी के मुद्दे पर हाई कोर्ट जाएंगे। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमसे लड़ेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो सबके लिए बहुत जरूरी है, कोरोना से बचने के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए जरा ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद की ये तस्वीर है लोगों को जागरूक करने के लिए। फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूं। मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूं। हम है हम है यम। मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूं। मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूं। मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूं। यम है हम है यम। मास्क लगाओ नहीं तो यही एक समाधान है कोरोना से बचाव का, मास्क लगाइए। फिलहाल आप देख रहे थे ये भारत की बात है। आइए विवेक बता रहे हैं 10 में है दम में क्या। शुक्रिया आपका सोहेल। बता दें आपको कि अब से थोड़ी देर में दिखाएंगे कि बंगाल में चुनावी मिजाज क्या कह रहा है चौथे चरण से पहले, मतदान के पहले, और किस तरह से नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। और साथ ही बताएंगे आपको कि असदुद्दीन ओवैसी का वो झूठ जो भ्रम बनकर अब बंगाल की चुनावी फिजा में तैर रहा है। अब से थोड़ी देर में देखिए 10 में दम, फौरन लौट रहे हैं।